नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हां, लाखों परीक्षाओं देने वाले, लाखों भर्ती परीक्षाओं में गुजरने वाले, और मैं कहता हूं टीचर बनने का जो एक सफर आप लोगों ने देखा है सेंट्रल सर्विसेज के माध्यम से, वो घड़ी, वो मौका आ चुका है। जी हां, मैं बात करने वाला हूं सीटेट। जी हां, दिसंबर 2024 की जो एक मौका भी है, जो एक अवसर भी है, और कहूंगा एक उपलब्धि भी बनने वाली है आप सभी के लिए जो टीचर बनने का जी हाँ सपना देख रहे हैं। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में यदि आप टीचर करते हो तो नो डाउट हमेशा ही एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि एक अलग एटमॉस्फेयर, एक चैलेंजिंग वे, और मैं कहता हूं गजब का एक मौका मिलेगा आपको अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने का। लेकिन मैं बात करूंगा कि किस तरह से एक बहुत, मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट, तो कहता ही हूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जो 150 क्वेश्चंस है वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो एक एक मार्क्स जो आपको क्वालिफाई की तरफ लेकर जाएगा वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये कहना कि ये केवल यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हर एक पार्ट जो आपको मार्क्स दिला सकता है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं बात करूंगा आप लोगों से टीचिंग मेथड के बारे में। और जब आप टीचिंग मेथड या मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग को लेकर बात करोगे तो कुछ एरियाज हमारे ऐसे रहते हैं जिनको क्लियरिटी के साथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अप्रोच रहना चाहिए टीचर का जब वो मेथडोलॉजी के पार्ट को देखता है, क्या एक आपकी मेंटेलिटी रहनी चाहिए जब इस पार्ट को आप देखोगे, इसको समझोगे। तो कुछ मेजर और छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा अपने माइंड में आपको ध्यान रखना है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि इस पेपर का जो अप्रोच है, वो राइट अप्रोच आपका क्या रहेगा, तो भाई मैं हमेशा इतना ही कहता रहा हूं कि जब आप टीचिंग मेथड को लेकोगे या इसको समझने का जब आप प्रयास करोगे तो भाई इतना ध्यान रखिएगा कि आप चाहे जो लेवल पर तैयारी करें, आप चाहे L1 के लिए जाए, चाहे L2 के लिए जाए, चाहे आप प्राइमरी सेक्शन के लिए जाए, चाहे अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए जाए, वहां पर जो आपका सिलेबस रहने वाला है उसका जो कुछ पार्ट्स है वो बिल्कुल हमारे लिए इक्वल रहने वाला है। तो आपने कहा सर जैसे कि, तो भाई देखिएगा जब भी आप जाओगे आपके पेपर देने के लिए तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों का, अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपका सब्जेक्ट कौन सा है। आपका, आप EBS को देख रहे हो, आप साइंस को देख रहे हो, आप SS को देख रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो समझना पड़ेगा क्लियरिटी के साथ में वो यही रहने वाला है कि आपको आपका सब्जेक्ट का जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं समझ सकता हूं कि उस पेपर में हम कभी भी बेहतर जो प्रेजेंटेशन है वो आप नहीं कर सकते। तो आपने कहा सर कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या रहेगा, तो भाई देखिएगा आपको आपके सब्जेक्ट का, जी हां, मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। और मीनिंग का मतलब यह है कि भाई मैं SS पढ़ रहा हूं तो व्हाट इज द एग्जैक्टली मीन ऑफ द SST। यदि मैं EBS पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द EBS एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द EBS इन माय लाइफ। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप लोगों को उसका मीनिंग नहीं मालूम है। अब मीनिंग के साथ में और बेहतर क्लियरिटी आती है जब आपको कुछ स्टेटमेंट्स मालूम होती है। तो नेक्स्ट में मैं कहूंगा आपको स्टेटमेंट्स मालूम होना चाहिए। तो आपने कहा सर स्टेटमेंट का मतलब क्या रहने वाला है, तो भाई याद रखिएगा आपको स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो केवल इतना सा रहने वाला है। यदि आप EBS की बात कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए वुडवर्थ ने क्या कहा है। यदि आप EBS की तैयारी कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए रॉस ने क्या कहा है, एनास्टेसी ने क्या कहा है। SS की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्टर ने क्या कहा है, जीरो लिमेक ने क्या कहा है, NCERT ने क्या कहा है। मैथमेटिक्स यदि आप पढ़ने वाले हो तो आपको मालूम होना चाहिए नेपोलियन ने क्या कहा है। जी हाँ, नेपोलियन ने क्या कहा, हॉगवेन ने क्या कहा है, रोजर बेकन ने क्या कहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साइंस को यदि आप पढ़ रहे हो तो आइंस्टीन ने क्या कहा है, कार्ल पोपर ने क्या कहा है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और उसको हमने क्या कहा है, कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट आपने मिलाकर बात कहा है। अब उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो बात जानना जरूरी है, एज ए सब्जेक्ट टीचर मैं बात कर रहा हूं, तब आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपको एरियाज के बारे में मालूम होना चाहिए। एरियाज ऑफ माय सब्जेक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कितने एरियाज में हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने एरियाज में हम उसको बांट कर देखते हैं, ये हमें मालूम होना जरूरी है। तो पहला हो गया है आपका सब्जेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके माइंड में रहना जरूरी है।
फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जो बात करते हैं टीचिंग मेथड्स में, ये बात आपकी रहने वाली है और ये बात हम करेंगे प्रॉब्लम्स इन टीचिंग या टीचिंग प्रॉब्लम्स आप कह सकते हो। ये आपका नेक्स्ट जो एरिया है टीचिंग प्रॉब्लम्स आपने कहा है। तो जब आप टीचिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करोगे तो आपको बताना पड़ेगा भाई मेरे सब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरे सब्जेक्ट को पढ़ाते समय क्या क्या चैलेंज आते हैं, मेरे सब्जेक्ट को बच्चों को सीखते समय या फिर सिखाते समय उनको क्या क्या चैलेंज आते हैं, उन चैलेंज के बारे में हमें बात करना होगा। अब ये चैलेंज जो रहेंगे मेनली मैं कहूँगा कि आपको 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ही देखना है। सबसे पहला होता है और वो रहेगा आपका एक टीचर के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि टीचर कौन कौन से जो फेज, जी हाँ, फेस करता है अपने टीचिंग के समय। सेकंड आपको बताना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं तो ये जो आपका करिकुलम है, क्या करिकुलम आपके टीचिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या, या टीचर की वजह से कोई चैलेंज आपके टीचिंग में आता है क्या। तो ये आपका एक टॉपिक है जिसको नाम दिया आपने टीचिंग प्रॉब्लम्स आपने कहा है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो हमने बताना है और ये नेक्स्ट जो रहेगा आपका उसको हमने नाम दिया है टीचिंग स्टाइल्स। ये आपका नेक्स्ट एक एरिया रहेगा और इसको हमने नाम दिया है टीचिंग स्टाइल्स। जी हाँ, टीचिंग स्टाइल कहिएगा या टीचिंग आप, जी हाँ, टाइप्स ऑफ टीचिंग भी आप कह सकते हो, टीचिंग मेथड्स भी आप कह सकते हो। ये आपका जवाब रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा आपका टीचिंग मेथड्स भी रहेगा और टीचिंग मेथड के अलावा आपका अप्रोच भी रहेगा। अब यहां पर क्या करना है कि वेरियस काइंड्स ऑफ अप्रोचेस जो रहेगा उसको आपको डिस्कस करना है। अब यहां पर आपका कौन कौन सा जो मेजर जो आपका जो एग्जाम्स में पूछे जाते रहे ये मेथड्स कौन से हैं, तो भाई आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। रेयरली नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा जो पूछा जाता रहा है इन ऑल सब्जेक्ट्स वो रहेगा आपका इंडक्टिव मेथड रहेगा आपका। तो फर्स्ट आपने नाम दिया है इंडक्टिव मेथड कहा है, फिर आपने सेकंड बताया है और वो नाम आपने दिया है डिडक्टिव मेथड कहा है। नेक्स्ट रहेगा आपका ह्यूरिस्टिक मेथड आपका रहेगा। ह्यूरिस्टिक मेथड के अलावा यदि हम बात करेंगे तो आपको नेक्स्ट जवाब देना है और ये रहेगा प्रोजेक्ट मेथड आपका रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा तो भाई कुछ भी कहिएगा, चाहे लेक्चर मेथड का नाम तो आता ही है, तो ये लेक्चर मेथड आपका रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो आपका रहेगा भाई डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये कुछ एरियाज है आपके लिए जो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं। इसके लिए आपका प्ले मेथड्स को लेकर बात करोगे आप, ये एरियाज है आपके लिए। नेक्स्ट रहेगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका हो गया है। तो मैं तो यही आपके सामने सबसे पहले बता रहा हूं, ये एरियाज आपके लिए रहने वाले हैं। और इससे थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जब बढ़ेंगे तो आपका नेक्स्ट जो रहेगा ये बहुत मेजर, बहुत स्कोरिंग आपका टॉपिक है जिसको आपने नाम दिया है इवैल्यूएशन। ये आपका सबसे जो मेजर टॉपिक है आपके सिलेबस का, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। और ये वो टॉपिक है आपका जो मैं कह रहा हूं कि इसके बिना तो आपकी एग्जाम होती ही नहीं है। और वो कौन कौन सी बातें हैं जो इसके बारे में महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो जवाब रहेगा इसके बारे में ये रहेगा आपका, जी हां, डायग्नोस आपको जानना पड़ेगा। डायग्नोस आपने कहा है। सेकंड आपको जवाब देना है वो आपका रिमेडियल रहने वाला है। अब को टोटली यदि हम बात करें तो ये आपका एरियाज रहने वाला है इस कंप्लीट सिलेबस को लेकर। और फाइनली मैं बात करूं, अल्टीमेटली यदि मैं बात करूं तो फिर आपका लास्ट जो आपका जो रेयरली मैं कहूंगा कि बार बार आपके फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते रहे, तो यहां पर आपका एक लास्ट जो एरिया है, लास्ट जो टॉपिक है वो आपका बनेगा और उसको मैंने नाम दिया है, जी हां, टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। और जब भी कोई आपसे पूछेगा सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, देन बहुत ज्यादा कंपलसरी है, आपको मालूम होना चाहिए। और मालूम क्या रहना चाहिए, तो आपने लास्ट जवाब दे दिया है और ये लास्ट जवाब है आपका
टीचिंग प्रिंसिपल्स आपके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका टीचिंग प्रिंसिपल्स आपके लिए हुआ है, और टीचिंग प्रिंसिपल्स के बाद में आपको मालूम होना चाहिए, और वो लास्ट है आपका, जी हाँ, टीचिंग के कुछ सूत्र होते हैं, ये सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो यही है कि आपको CTET का जो एग्ज़ाम है ये आपको यदि क्वालिफाई करना है तो याद रखिएगा, इसमें टीचिंग जो एप्टीट्यूड है, एक टीचिंग जो आपका एटीट्यूड है, ये टीचिंग का जो एटीट्यूड है ये आपको क्वालिफाई करवाता है। इसका मतलब है हमें रॉड सिस्टम पर नहीं जाना है, रटने पर नहीं जाना है, केवल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वहां पर आपको जाना है। ये कंप्लीट जो पार्ट रहने वाला है मेथोडोलॉजी का, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको करवाने वाला हूं, बिना किसी डर के साथ में, बिना किसी झिझक के साथ में, और बिना किसी रटने के साथ में। बस आपको समय देना है, बस आपको तैयार रहना है, और मैं कहूंगा केवल आपको इंतजार करना है। जहां पर भी आपको मौका मिलेगा वहां हर स्टेप पर हम आपकी, जी हाँ, एक ताकत के रूप में आपको नजर आएंगे। अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको गुड बाय कहने का भी, कि आप जल्दी से तैयार रहिएगा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को वॉच करने का। धन्यवाद। जय हिंद।